हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक, है ना, जो इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चले इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ने से सबसे पहले हमको देखना होता है चार्ज के विषय में, है ना। चार्ज क्या है? तो बेसिकली चार्ज है किसी भी मटेरियल का फिजिकल प्रॉपर्टी है इन सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल बिहेवियर, है ना, जो यह रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में वो ऑब्जेक्ट किस प्रकार से बिहेव कर रहा है। डेट मीन्स अगर कोई चार्ज बॉडी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जाने पर उस पर एक फोर्स इम्पोज होगा। ओके, लेकिन सर यहाँ पर बात आती है कि आपने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जब किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में ऑब्जेक्ट अगर आता है इसके सराउंडिंग में, तो इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगता है, ठीक है ना। इस ऑब्जेक्ट पर एक इनसाइड या आउटसाइड तरफ फोर्स इम्पोज होगा। तो ये तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो बॉडी है उसका आपने बताया, बट यहाँ पर हम देखना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या बेसिकली। तो इलेक्ट्रिक चार्ज है किसी भी ऑब्जेक्ट को, हम इनिशियली अगर पढ़े हैं बाबू बच्चे, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है ना। इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल होता है। डेट मीन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहने का सेंस है कि ये कोई भी ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन जो होता है एटम से होता है, और एटम में हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, उसके साथ साथ न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर नो चार्ज होते हैं, ठीक है ना। अगर इसका बिहेवियर इक्वल वैल्यू की बात करें इलेक्ट्रॉन पर, तो 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम होते हैं। प्रोटॉन पर अगर बात करें तो प्लस में 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम होते हैं। हाँ, ऑलमोस्ट सेम चार्ज है। तो अगर इस एटम पर टोटल चार्ज को कैलकुलेट करें, टोटल चार्ज, तो हमारा क्या हुआ? ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और ये कितना है? 0। तो टोटल समेशन कितना है हमारा इस पर? -1.6 इंटू 10⁻90 प्लस 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। डेट मीन्स ये 0 कूलम। सो एनी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। तब ये चार्ज कैसे होगा? चार्ज होने का मतलब है अनबैलेंसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन अनबैलेंस हो जाए, किससे? यहाँ पर हमको देखने के लिए मिलता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर को थोड़ा देखना पड़ेगा और वहाँ से हम इस चीज़ को समझने का कोशिश करेंगे। जैसे अगर हम हाउ टू चार्ज फॉर्म, ठीक है ना। चार्ज का फॉर्म कैसे होता है इस चीज के विषय में बात कर रहे हैं। तो देखिए, अगर एक एटम है तो एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होंगे, और इसके सराउंडिंग में क्या होंगे? सराउंडिंग में होंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। बस ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की तरह हम सिर्फ इसका इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। ये है हमारा इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, आउटर मोस्ट सेल, है ना। सेल में उसका सारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा? एटम में क्या देखने को मिलेगा?
कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होंगे तब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, डेट मीन्स इस पर कोई चार्ज अवेलेबल नहीं होगा। बाय द वे, अगर हम मान ले कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पर 5 है तो ऑफिशियली नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना होंगे, 5 होंगे, ठीक है। किसी कारणवश अगर ये एटम कोई इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है या किसी इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, सपोज एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, सपोज एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो ये जो बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है, यानी बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज का, वो डिसअरेंज हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, उसका बैलेंस होगा क्या, तो देखते हैं। अगर सपोज इफ एटम गेन इलेक्ट्रॉन, और एटम की जगह पर हम एटम या ऑब्जेक्ट गेन इलेक्ट्रॉन, है ना, तो यहां पर अगर नंबर ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन अगर हम बात करें और 5 प्रोटॉन की अगर बात करें, तो इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर रहे हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन प्लस ई, है ना, और यहाँ पर 5 प्रोटॉन क्या हो जाएंगे, यहाँ पर डोमिनेंट कर जाएंगे हमारा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन डोमिनेंट करने का मतलब है 6 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज, है ना, दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज डोमिनेट कर रहा है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव ना, इससे पहले के पीछे के स्लाइड में हम लोग देखा, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, तो 6 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन में ज्यादा कौन सा चार्ज होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, है ना, तो इस बॉडी पर कैसा चार्ज इंपोज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। जस्ट इसका अगर उल्टा अगर मान लेते हैं कि अगर लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर देखते हैं, ठीक है ना, इफ एटम और ऑब्जेक्ट, है ना, लूज, चलिए यहां से हम अगर लूज की बात करें, लूज वहां पर लिख लेते हैं, ठीक है ना, लूज अगर करता है अगर इलेक्ट्रॉन को, तब क्या होगा, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन इनिशियली कंडीशन में और 5 प्रोटॉन अगर बराबर है, ठीक है ना, अगर ये लूज कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन को, तो 5 इलेक्ट्रॉन माइनस 1 इलेक्ट्रॉन और इधर 5 प्रोटॉन, कौन सा डोमिनेंट होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट है, यानी प्रोटॉन डोमिनेट कर जाएगा। डेट मीन्स अगर हम यहाँ क्या बोलेंगे, इस पर इस कंडीशन में पॉजिटिव चार्ज इंपोज हो जाएंगे। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंस क्या होता है। अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, डेट मीन्स उस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, किसके कंपैरेटिवली, प्रोटॉन के कंपैरेटिवली। अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, डेट मीन्स क्या है, प्रोटॉन के कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन उस पर क्या है, ज्यादा है। हमारा याद रखना है, हमारा रेफरेंस क्या लेना है, हमेशा ऑलवेज प्रोटॉन को लेना है ना, प्रोटॉन को रेफरेंस लेना है। इलेक्ट्रॉन को हम ये नहीं कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कम है या इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है ना, प्रोटॉन कम है या प्रोटॉन ज्यादा है, ठीक है ना, सॉरी, प्रोटॉन कम है या प्रोटॉन ज्यादा है, हमको रेफरेंस किसको लेना है, प्रोटॉन को लेना है, ठीक है ना। क्यों, प्रोटॉन के साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस को तोड़ना बहुत मुश्किल सा कार्य है, उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। तो जब भी हम किसी चीज़ को कम करना है तो इलेक्ट्रॉन ही होगा, कम या ज़्यादा इसी का होगा, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर हम देख लिए कि फॉर्मेशन कैसे है किसी चार्ज का किसी बॉडी पर, है ना। आगे चलते हैं, आगे हम चल रहे हैं, तो इसमें देख रहे हैं कि अगर ये हमारा चार्ज है, आइदर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अगर ये चार्ज है, ये चार्ज टाइम के साथ अगर चार्ज मूव करने लगे, है ना, कुछ टाइम है, सपोज ये क्यू ही अगर मान लेते हैं, ठीक है, टाइम के साथ अगर चल रहा है
है ना, यानी मूव कर रहा है, इसके पास अपना वेलोसिटी आ गया है, तब हम बोल देते हैं कि करंट बन गया। क्या चीज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा? करंट। डेट मीन्स अगर कोई चार्ज मूव करने लगे तो किस सेंस में कैलकुलेट करेंगे हम? करंट में, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में हम Q बराबर क्या लिखेंगे? आई टी। Q बराबर क्या लिखेंगे? आई टी, ठीक है ना, Q बराबर आई टी। Q बराबर आई टी जब हम लिख रहे हैं तो यहाँ से हमारा करंट का भी फॉर्मूला निकल के आ जाएगा और चार्ज का भी सारा चीज, ठीक है ना। तो अगर हम इसका हम करंट की बात कर रहे हैं तो करंट बराबर Q अपॉन टी, डेट मीन्स Q का यूनिट यानी चार्ज का यूनिट कूलम और टाइम का यूनिट है सेकेंड, कूलम पर सेकेंड। कूलम पर सेकेंड को हम एम्पियर कैलकुलेट करते हैं, एम्पियर बोलते हैं, ठीक है ना। एम्पियर एक साइंटिस्ट हैं, इनके सम्मान में नाम दिया जाता है एम्पियर, ठीक है, 1 एम्पियर। अब यहाँ पर एक बात आता है 1 एम्पियर, हमें कैलकुलेट करना पड़ता है 1 एम्पियर। 1 एम्पियर कैलकुलेट करने के लिए 1 कूलम पर सेकेंड बात करते हैं, 1 कूलम पर सेकेंड। अगर 1 कूलम का फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है 1 सेकेंड में, तब हम बोलते हैं उसे 1 एम्पियर बोलते हैं। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर कि सर कूलम क्या है ना। अभी तो हमने चार्ज को बताया, वहां पर ये नहीं बताया कि कूलम क्या है। तो बच्चे बेसिकली क्या है, चार्ज का यूनिट जो होता है ना, चार्ज का यूनिट वो कूलम है। क्या है? कूलम, ठीक है ना, कूलम है ना। अब ये कूलम क्या है? कूलम यूनिट दिया गया है ना चार्ज का। ये बेसिकली स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। बस इसके विषय में और ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी है। तो अगर इस सेंस को यहाँ से लगाए Q बराबर आई टी से, तो यहाँ से भी कैलकुलेट करते हैं, I का एम्पियर और T का एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड को अगर बात करेंगे इस कैलकुलेशन में तो C अपॉन एस इंटू एस इक्वल टू कूलम, ठीक है ना। चलिए आगे चलें, देखते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। तो हमारे पास 2 प्रकार के करंट हैं, एक है डीसी करंट, डीसी जिसको बोलते हैं बच्चे घर में तो सर सब जनरली सुने होंगे, डीसी पर वर्क करता है, एसी पर वर्क करता है ना। तो आज हम लोग देखेंगे कि डीसी क्या होता है और एसी क्या होता है ना। दूसरा है एसी अल्टरनेटिव, है ना। जैसे अगर बात करें कि हाई टेंशन वायर जो घर में आता है बाहर से सप्लाई जो मिलता है, जनरली बच्चे वो एसी होते हैं जनरली, लेकिन आजकल सोलर वगैरह से जो लाइन बेसिकली हमारे पास करंट आ रहे हो वो डीसी है भी, है ना। तो जनरेटर का फॉर्मेशन एसी और डीसी दोनों में होता है, वो बात की बात है। फिलहाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे डीसी का मतलब है डायरेक्ट करंट, इसको स्टेडी भी बोल देंगे, स्टेडी करंट, इन सेंस में प्योरली रूप से नहीं, ठीक है। और अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, है ना। हमें यहाँ पर इसकी चर्चा नहीं करनी, इस चैप्टर के अंदर इसकी चर्चा उतनी डिटेल से नहीं करनी है। ये नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में हम लोग देखेंगे जो भी है, इन चैप्टर में देखेंगे, लेकिन एक ग्लांस सा हम लोग इसको देखेंगे, है ना। चलिए बेसिकली अभी हम इसको दोनों को एसी और डीसी में डिफाइन कर देते हैं क्या है। सपोज अगर मान लेते हैं यहाँ डीसी और यहाँ पर एसी की अगर बात कर लें, है ना, तो कुछ पॉइंट नोट आउट करते हैं हम, इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला, सबसे पहले बात है कि डीसी का जो होगा ना मैग्नीट्यूड सेम रहेगा ऑल टाइम पीरियड, ठीक है ना। इसमें क्या हो गया, है ना, वैरिंग, है ना,
विद टाइम, ये वेरी करेगा, टाइम के साथ वेरी करेगा एसी में। दूसरा अगर हम बात करें जो मेजर फैक्टर है, उन फैक्टर पर हम बात कर रहे हैं। डीसी में फ्रीक्वेंसी जो है ना, फ्रीक्वेंसी ये 0 हर्ट्ज होता है, 0 होता है। दैट मीन्स इसका फ्लैक्चुएशन नहीं होगा, एक साथ में चल रहा है। टाइम के साथ जब वेरिएशन नहीं होगा तो इसके पास वेरिएशन नहीं है, फ्रीक्वेंसी नहीं है, ठीक है ना। तो ये कहते हैं इसके पास फ्रीक्वेंसी का अगर बात करें, फ्रीक्वेंसी एसी में, तो यहाँ पर हमको दो चीज देखेंगे बाबू, एक इंडियन पर्सपेक्टिव से देखेंगे और दूसरा यूएसए पर्सपेक्टिव से देखेंगे। हमें यहाँ राष्ट्रवादिता की तरफ नहीं मुड़ना है कि यूएसए कहाँ देख रहे हैं, कहाँ इंडिया में क्यों देख रहे हैं, कम कौन है ज़्यादा कौन है, वो अलग पर्सपेक्टिव है। हमें सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करते हुए देखना है। तो इंडिया में हमारा है 50 हर्ट्ज और समुद्र पार है 60 हर्ट्ज यूएस में, ठीक है ना। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अभी डीसी और एसी पर ही हम बात कर रहे थे, चलिए इस पर ही यहाँ तक ही बात करें या फिर डीसी पर बात करते हैं। इसका ग्राफ थोड़ा हम ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं हमारा, ठीक है ना। ये कुछ हम लोग कलाकारी कर लेते हैं। ये दिख रहा है ना सबको, ठीक है। ये हम यहाँ पर करंट को डिनोट कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। ये करंट एक्सिस है हमारा और ये टाइम एक्सिस है। ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है, ये डीसी के लिए है, ओरिजिन पॉइंट है। इसको मैग्नीट्यूड बोलेंगे हम, मैग्नीट्यूड, ये मैक्सिमम वैल्यू है ना। और इस पर अगर टाइम एक्सिस को हम डिनोट करें तो अलग अलग इंस्टेंट पर देखें, है ना, अलग अलग इंस्टेंट पर अगर हम देख रहे हैं बच्चे कि हर इंस्टेंट को अगर हम गौर से देखें तो प्रत्येक पर ये जो वैल्यू है आई का सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, कोई प्रॉब्लम? टाइम के साथ उसका मैग्नीट्यूड में कोई वेरिएशन नहीं है। तो ये जो ग्राफ है डीसी करंट का ग्राफ है ना। किसका ग्राफ है? ये डीसी करंट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज पर बात करेंगे, है ना। एसी, यहाँ पर करंट के ही सेंस में क्या है भैया, जरा देखेंगे। चले ओह सॉरी, ठीक है ना, ठीक ही है, ठीक है। चले ये कुछ इस प्रकार से ग्राफ हम ड्रॉ किए हैं। अब थोड़ा तो अच्छा नहीं है, फिर भी समझने के लिए बेहतर है, समझ सकते हैं आप लोग जैसा। हम कलाकार नहीं है, बस हल्का फुल्का आता है। ये क्या बनाए थे भैया? ये आई नोड बनाए हैं, ये 0 है, ये टाइम पीरियड है बच्चे, ठीक है, टाइम का ग्राफ है। ये हमारा देखिए ऊपर मैक्सिमम, ठीक है ना, मैक्सिमम करंट है और इधर में भी मैक्सिमम नेगेटिव करंट है, ये पॉजिटिव करंट है, ठीक है ना। लेकिन हर इंस्टेंट को अगर हम यहाँ से गौर से देखेंगे, ये इसका इंस्टेंट है, ये इसका इंस्टेंट है, ये इसका इंस्टेंट है। टाइम के हर अलग अलग स्लॉट पर अगर हम देख रहे हैं तो इस करंट का वैल्यू वेरी कर रहा है, मैग्नीट्यूड क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। जैसे इस टाइम पर अगर हम बात करें तो ये वैल्यू है ना। डेट मीन्स अगर इस वैल्यू को अगर हम आगे की ओर फर्दर ड्रॉ करते हैं तो ये वैल्यू कहाँ कहाँ मिल रहा है,
अलग अलग पॉइंट पर, अलग अलग टाइम के अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग, ठीक है ना। यानी टाइम के साथ इसका मैग्नीट्यूड में क्या हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है ना। तो अल्टरनेटिंग करंट का क्या है, यही है, समय के साथ उसका मैग्नीट्यूड चेंज होते रहता है, कम रहेगा, कभी कभी बढ़ेगा, कभी मैक्सिमम, कभी मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, इसी के मैक्सिमम मिनिमा के साथ ही वेरिएशन होते रहेगा, ठीक है। तो इस करंट को फिर से अगेन बोलेंगे मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम या पीक करंट, ठीक है, कोई दिक्कत। ये हमारा एक साइकिल का अगर हम बात कर ले तो इस एक साइकिल का हम बोलते हैं टाइम पीरियड, क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये है किसका ग्राफ, एसी का ग्राफ, एसी करंट का ग्राफ। फ्रीक्वेंसी वगैरह का कैलकुलेशन बात की बात है, वो आगे की पढ़ना है हमें, तो आगे बात करेंगे, बस अभी तक हम यहाँ तक ही बात करते हैं एसी और डीसी के करंट के ग्राफ के विषय में, है ना। चलें अब नेक्स्ट हम लोग मूव करने वाले हैं वोल्टेज की तरफ। सॉरी, मैं एक बात बताया था आपको कि एक करंट के ग्राफ में ही एक और भी ऐसा इंटरेस्टिंग चीज बात करूंगा जिसमें एसी और डीसी का मिक्स वर्जन है ना। ये आप लोग का इंपॉर्टेंट है और आजकल बच्चे लोग का क्यूरियोसिटी होता है बहुत ज्यादा, सर ये एसी और डीसी का अगर मिक्स हो तो क्या करेंगे। तो ध्यान से देखिए बाप, ध्यान से देखिएगा, एसी और डीसी का कुछ मिक्सअप हम आपको दिखा रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, है ना। आपके सिलेबस से तो ऐसे एक्चुअली बाहर है, लेकिन थोड़ा बस समझने के लिए या आपको जानने के लिए बात कर लेते हैं। सपोज मान ले कि सर कुछ ऐसा हमारे पास अगर रहे जिसका वैल्यू स्लाइटली चेंज हो, क्या चेंज हो, स्लाइटली, मैक्सिमम मिनिमम के बीच चेंज हो, लेकिन वो बहुत ज्यादा उसका डिफरेंस नहीं दे। सपोज इस प्रकार से, सपोज क्या है, इस प्रकार से चेंज हो, या इसे और भी अगर हम फाइन करने की कोशिश करें तो एक और कर रहे हैं ना, ये सपोज इस प्रकार से है ना, कुछ इस प्रकार से आपका करंट हो, ए टाइम एक्सिस और एक करंट एक्सिस, ठीक है। तो सर इसको किस कैटेगरी में रखेंगे अगर इस प्रकार से करंट का हमें ग्राफ मिल रहा है तो, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर करंट का कोई फॉर्मेशन दिख रहा है आपको या ग्राफ दिख रहा है जिसमें एसी, सर इसमें एसी भी है और प्लस डीसी भी है, देखिए एक मेंटेन चल रहा है ना, एक वैल्यू को क्या कर रहा है, एक मेंटेन करते हुए वैल्यू चल रहा है, ठीक है ना, वैल्यू को मेंटेन कर रहा है, स्लाइटली उससे कम या बेसी, माइनर माइनर से कम या बेसी हो रहा है, यानी जिसके पास डीसी भी है और उसके साथ फ्रीक्वेंसी भी है ना। तो इस प्रकार के करंट को हम बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी, पल्सेटिंग डीसी, है ना, जिसके पास क्या होगा, फ्रीक्वेंसी भी होता है, बहुत छोटा सा, ना के बराबर है, ठीक है ना, ठीक है, ना के बराबर ही, वो सिर्फ किसके लिए, डीसी के कंटेंट के कारण स्लाइटली होता है, ठीक है। तो ये जनरली हमें देखने को कहाँ मिलता है, तो एडाप्टर वगैरह में, मोबाइल चार्जर हो गया, लैपटॉप चार्जर होगा, जहां कभी कभी बच्चे पकड़ते हैं तो सर इसमें करंट मार रहा है ना, तो करंट क्यों मार रहा है, इसी वजह से झिनझिनाहट आता है, क्योंकि उसके पास क्या आता है, फ्रीक्वेंसी एसी का आता है, ठीक है। तो ये था आपका कुछ इंटरेस्टिंग चीज जो बच्चे के अपना क्यूरियोसिटी होता है कि ऐसा क्यों होता है, वो तो डीसी है, वो डीसी से कैसे करंट मारता है, बच्चे आपस में बैठकर डिस्कस करते रहते हैं, तो इसी वजह से होता है, ठीक है ना। तो अब आगे हम लोग चलेंगे वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह, है ना, इसके तरफ, ठीक है। हेडिंग डालते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस को देखने वाले हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। तो देखिए अभी जिस स्टैंडर्ड में हम पढ़ रहे हैं ना, उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने के क्या बताता है कि सपोज मान लिए कि आप यहाँ पर हैं, इस पॉइंट पर आप प्रेजेंट हैं पी पॉइंट पर, और ये पी पॉइंट कैसा फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, चार्ज है, सपोज यहाँ पर ये क्यू है चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होने का मुख्य कारण होता है कहीं ना कहीं चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। और दूसरा कहीं पॉइंट है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पॉइंट है, और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज क्यू है। कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, कहाँ पर, इनफाइनाइट पर, है ना। अगर इस इनफाइनाइट पॉइंट से, इनफाइनाइट से इस क्यू चार्ज को लाते गए लाते गए लाते गए लाते गए, ठीक है ना, किसी दूसरे पॉइंट या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ला रहे हैं, कहीं पर भी इनफाइनाइट से, या तो इसके अंदर लाइए या कहीं भी, है ना। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट है तो इनफाइनाइट तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्टेंस में है, भले इनफाइनाइट पर जीरो होगा वो अलग बात है, बट चलिए, है ना। तो इस पॉइंट पर हम ए पॉइंट पर सपोज इनफाइनाइट से ए पॉइंट पर लाए, ठीक है ना। तो इनफाइनाइट से ए पॉइंट पर अगर हम इस पॉजिटिव चार्ज को लाएं तो इसे लाने में हमें क्या करना पड़ेगा, एक वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क कार्य करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान समझिए, इस पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट तक ले जाने में हमें एक कार्य करना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आया बात। तो ये जो चार्ज है ना, इस चार्ज को हम लोग को कैसा कंसीडर करना है, यूनिट, ठीक है ना, यूनिट चार्ज कंसीडर करना है ना। दैट मीन्स इसको हम एक सेंस में लिखते हैं टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज, ठीक है ना। तो डिफाइन करते हैं कि वर्क डन बाय पर यूनिट चार्ज, वर्क डन बाय पर यूनिट चार्ज, ठीक है, इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, वोल्ट देते हैं। इज इट राइट, वर्क डन बाय पर यूनिट चार्ज क्या बोलेंगे, इसको हम वोल्ट बोलेंगे। हाँ तो बच्चों अभी हमने देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली क्या है, इनफाइनाइट से किसी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में जो वर्क डन किया जाता है, किसके द्वारा, किसी यूनिट चार्ज द्वारा, है ना। तो उससे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। यहाँ पर एक सेंस है कि सर अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस का, पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस, है ना, या एक मिनट जस्ट अभी थोड़ा हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो पढ़ा रहे थे ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो उसका यूनिट पर बात कर लेते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ही बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जनरली हम लोग ने V से डिनोट किया था, और V इक्वल टू W अपॉन क्या लिखे, Q, है ना, V इक्वल टू W अपॉन Q लिखे थे। इसका अगर यूनिट पर बात करें, यूनिट क्या होगा, तो यूनिट पर अगर बात करें तो यहाँ से देखिए ये W यानी वर्क डन का यूनिट जूल, और ये चार्ज का यूनिट क्या होगा, कूलम। डेट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होगा जूल पर कूलम। जूल पर कूलम को वोल्ट बोला जाता है, क्या बोला जाता है, वोल्ट बोला जाता है ना। और ये किस प्रकार क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है ना। अब यहाँ से हमको डिफाइन करना पड़ता है एक वोल्ट क्या है। तो कभी कभी हमको पूछता है 1 वोल्ट, 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम चार्ज, है ना। यानी 1 जूल अगर कार्य किया जा रहा है 1 कूलम के द्वारा, तो इसे हम लोग 1 वोल्ट, 1 वोल्ट से डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस,
पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस, ये कुछ है ही नहीं पोटेंशियल डिफरेंस। सपोज मान लीजिए कि इनफाइनाइट से अगर आप किसी चार्ज को ला रहे हैं, उसके बीच में दो पॉइंट को कंसीडर कर लीजिए। एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, ठीक है ना। ए पॉइंट का अगर पोटेंशियल भी ए कंसीडर कर रहे हैं और दूसरे पॉइंट का भी कंसीडर कर रहे हैं, लेट भी ए ग्रेटर देन भी बी। अगर हम क्या मान रहे हैं, भी ए का पोटेंशियल भी बी से क्या है, बड़ा है, तो इन दोनों का अगर पोटेंशियल डिफरेंस लें, डेट मीन्स डेल भी बराबर भी ए माइनस भी बी, ठीक है ना। ये हमारा हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। डेट मीन्स टू पॉइंट के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। इसका भी यूनिट क्या होता है, वोल्ट ही होता है, ठीक है। क्या होता है, वोल्ट होता है। अब बच्चे, अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग ने करंट के विषय में पढ़ा, वोल्टेज के विषय में पढ़ा, तो इन सब को मेजर करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। उस इंस्ट्रूमेंट को हम समझने की कोशिश करते हैं, है ना। जैसे इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। जैसे अगर ठीक है, हम करंट को मेजर करने के लिए बात करें, ठीक है ना, और दूसरा है वोल्टेज को मेजर करने के लिए। अभी यही चीज पढ़े, एक करंट और दूसरा वोल्टेज। तो इन सब को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है ना, जिसको हम लोग जनरली एक बेसिक यूनिट होता है, बेसिक इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसको हम लोग गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर बोलते हैं, ठीक है ना। ये हमारा गैल्वेनोमीटर है RG। अगर इसका है तो कुछ ना कुछ अपना रेजिस्टेंस होगा, क्या होगा उसको हम देखेंगे, रेजिस्टेंस डिफाइन करेंगे तो RG, ठीक है ना। गैल्वेनोमीटर बेसिकली वेरी स्मॉल करंट को और वेरी स्मॉल वोल्टेज को भी मेजर करने में कैपेबल है, ठीक है ना। डेट मीन्स बेसिकली ये मेजर करता है क्या, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, ध्यान से समझने की कोशिश करें, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली वो मेजर करता है सिर्फ और सिर्फ करंट को। उसी के रेस्पेक्ट में वो आपको कभी वोल्टेज को मेजर करवा लेते हो, कभी करंट को मेजर करवा लेते हो, कभी रेजिस्टेंस को मेजर करवा लेते हो, अलग अलग कंटिन्यूटी वगैरह जो भी मेजर करवाना है उसको करवा लेते हैं, लेकिन मुख्य रूप से मेजर करता है करंट को मेजर करता है, ठीक है ना। तो ये हमारे गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर का यूज होता है वेरी स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए। करंट को मेजर करने के लिए आमीटर का यूज किया जाता है, आमीटर का यूज किया जाता है, जो लार्ज अमाउंट करंट को मेजर करता है, ठीक है ना। इसका बनावट कैसा होता है, तो ये देखते हैं, एक गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर के अगर पैरेलल में, अब सीरीज पैरेलल क्या होता है, आगे के हम लोग देखेंगे, आगे देखेंगे क्या होता है। ये है हमारा संट रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं संट। पैरेलल में अगर कोई रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाए तो उसको बोलते हैं संट। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है RG, ठीक है ना। तो ये जो अरेंजमेंट दिख रहा है इसका नाम है आमीटर, ये बेसिकली है आमीटर, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ ध्यान देने वाली बातें है ना, कि RSH का जो वैल्यू होगा ना, कम होगा RG से। अगर आइडियली अगर बात किया जाए RSH, आइडियली अगर हम बात करें तो RSH का वैल्यू होगा 0 ओम, ठीक है ना। मेजर कैसे क्या करेगा, करंट को मेजर करेगा, मेजर करेगा करंट को, में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये है आमीटर का।
ये कैसा इंस्ट्रूमेंट है, करंट को मेजर करेगा। किसी भी सर्किट में लगा देंगे उस ब्रांच का वो करंट हमको मेजर करके दे देगा। ठीक है, दूसरा है वोल्ट मीटर भैया, ये हम बना रहे हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के लिए भी क्या करेंगे, एक गैल्वेनोमीटर हमको उठाना पड़ेगा। कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे, या तो अमीटर बनाए या तो वोल्ट मीटर बनाए, उठाना इसी को पड़ेगा। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस Rg, इसके सीरीज में एक रजिस्टर लगाते हैं वेरी हाई वैल्यू का, बहुत ज्यादा वैल्यू का, ये देखिए Rs। ठीक है, ये मेजर करेगा हमारा क्या, ये वोल्टेज को मेजर करेगा। तो यहां से भी इसके रेस्पेक्टिवली क्या क्या बातें को हमको ध्यान देना है, इन चीजों को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर सीरीज जो है ना, सीरीज रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा किससे, गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से। ठीक है ना, ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इससे बहुत ज्यादा होगा। ठीक, दूसरा है प्रैक्टिकली अगर बात करें कि Rs का वैल्यू है कैसा होना चाहिए, प्रैक्टिकली इनफाइनाइट होना चाहिए। और ये कनेक्ट कैसे होगा, तो जिस भी ब्रांच में हमको वोल्टेज चाहिए उसको पैरेलली कनेक्ट करते हैं, उस कंपोनेंट के पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, कैसे कनेक्ट करते हैं, तो आइए देखते हैं। सपोज अगर हम चाहते हैं एक सिंपल सा सर्किट बना रहे हैं, ये वोल्टेज कितना है, सपोज 12 वोल्ट लगा दिए एट 2 ओम और एट 2 ओम। हम चाहते हैं कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो आई का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस सर्किट में कहीं पर भी हम एमीटर को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है ना, तो एमीटर को कनेक्ट कर देंगे। तो ये सपोज एमीटर है, इसका नोटेशन ए, ये हो गया एमीटर। ठीक है ना, ये क्या हो गया, एमीटर। तो चलिए पीछे क्लास में थोड़ा सा हम यहाँ देख लेते हैं। अगर इसको हमको इतना नहीं लिखना है तो इसके बदले हम लोग सिर्फ ये ब्लॉक डायग्राम का यूज कर सकते हैं, ये हो गया आपका एमीटर। और सेम उसी प्रकार से इस वोल्ट मीटर के बदले आप सिर्फ एक इस नोटेशन का यूज कर सकते हैं, वोल्ट मीटर। ये रिप्रेजेंट करेगा वोल्ट मीटर को, ये रिप्रेजेंट करेगा एमीटर को। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या मेजर करेगा, तो ये करंट को मेजर करेगा, करंट इन दिस सर्किट। ठीक है ना, अगर कोई बोले कि हमको इस दो पॉइंट के बीच का वोल्टेज मेजर करना है, यानी कि इस 2 ओम के अक्रॉस हमको वोल्टेज चाहिए भैया, कि ये वोल्टेज हमारा क्या होगा यहाँ के बीच। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वही वोल्टेज बाबा को उठा के लाना पड़ेगा और इस रजिस्टर के या इस कंपोनेंट के, देखिए पैरेलली कनेक्ट है ना। पैरेलल क्या होता है, सीरीज क्या होता है, थोड़ा सा धैर्य रखें, आगे चल के हम बताने वाले हैं, है ना। तो इसको हम इस तरह से कनेक्ट कर देंगे, यानी कि जिस कंपोनेंट के हमको वोल्टेज मेजर करना उसके पैरेलली कनेक्ट कर देंगे। यानी कि एक टर्मिनल यहाँ, एक टर्मिनल वोल्ट मीटर का कंपोनेंट के पहले टर्मिनल से, दूसरा टर्मिनल कंपोनेंट के दूसरे टर्मिनल से। तो हमको क्या दे देगा, वोल्टेज across गिवन कंपोनेंट। ठीक है, उस कंपोनेंट का वोल्टेज ड्रॉप को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब हम लोग देखने लगते हैं ओम्स लॉ को देखते हैं। ठीक है ना, चले चालू करते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ सबको जानते हैं। ओम्स कौन है, ओम्स एक साइंटिस्ट है भैया। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम एक सर्किट को ड्रॉ करते हैं, ध्यान से समझिएगा। अभी इससे पहले भी हम एक सर्किट ड्रॉ किए थे ना। तो सर्किट क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, ये सब कन्फ्यूजन वाला चीजें हैं। तो अभी हमको यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है, समय के साथ हम आगे की ओर बताएंगे। ठीक है, सपोज एक सर्किट ड्रॉ किए हैं, यहाँ पर एक बैटरी को कनेक्ट कर दिए हैं और इसको बोलते हैं रजिस्टर। अभी क्या बोलते हैं, आर क्या होता है आगे हम देखेंगे, जरूर देखेंगे, लेकिन फिलहाल मान लीजिए ये है आपका रजिस्टर
और यहाँ पर है वोल्टेज। ये क्लोज लूप है। देखिए क्लोज लूप किसको कहते हैं, जब आप बैटरी से चलना चालू करें तो घूम फिर के उसी पॉइंट पर बैटरी के दूसरे टर्मिनल तक अगर आ जाए तो उस लूप को बोलते हैं क्लोज लूप। ठीक है ना, ये है क्लोज लूप। इस लूप में करंट फ्लो हो रहा है आई। कैसा करंट फ्लो हो रहा है, आई, है ना। अगर हम आपसे पूछे कि अगर हम V के वैल्यू को बढ़ाएंगे तो I का वैल्यू बढ़ेगा, ऑफ कोर्स बढ़ेगा। ठीक है ना, अगर इसको घटा दिए तो ये क्या हो जाएगा, घटने लगेगा, घटने लगेगा ना। जैसे आपके पास टॉर्च होगा, लैपटॉप के बैटरी है या फिर माउस वगैरह ये सारा कुछ है, तो उसको अगर देखते हैं कि धीरे धीरे जैसे बैटरी डाउन होता है तो उसका परफॉर्मेंस डाउन होने लगता है ना। या फिर पुराना जमाना का टॉर्च आपके पास होगा ना, तो बैटरी डाउन हुआ तो लाइट कम देता है। ठीक है ना, उसका कारण भी यहाँ है, आगे चल के समझेंगे। लेकिन ये हम क्या रिलेशन देखते हैं कि V को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो I का वैल्यू भी बढ़ रहा है। या फिर ऐसा भी हम कर सकते हैं कि सपोज इस सर्किट में अगर बात करें, इस सर्किट में अगर I फ्लो हो रहा है तो I का वैल्यू अगर बढ़ाएंगे तो इसके एक्रॉस, अभी पढ़े ना वोल्ट मीटर, तो इसके अक्रॉस अगर हम वोल्ट मीटर लगा देंगे तो क्या हमको देगा, इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप को दे देगा। ठीक है, तो अगर इस सर्किट में करंट I फ्लो हो रहा है, अगर I का वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो इस रजिस्टर के अक्रॉस का वैल्यू भी ड्रॉप भी इंक्रीज करने लगेगा। डेट मीन्स अगर हम बोले कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये जो वोल्टेज है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, डेट मीन्स एक दूसरे में लिनियरली रिलेशन है। ठीक है ना, I V पर डिपेंड है, V I पर डिपेंड है। चलिए आगे चल के देखते हैं। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को हम हटाने की कोशिश करें तो V इक्वल टू, है ना, एक कांस्टेंट देते हैं R और एक क्या हो गया I। इस R का जो है ना ये एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, मटेरियल कांस्टेंट जिसको बोलते हैं। ये फिक्स वैल्यू, इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर कोई बोले कि सर R इक्वल टू V अपॉन अगर I कर दे तो ये सही लिखा हुआ है मैथमेटिकली, आपको वो सही लिखा हुआ है। तो अगर कोई बोले सर अगर I को डाउन करेंगे तो ये V अप कर जाएगा, अप कर जाएगा ना, तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आप यहां से देखिए कि अगर I और V में रिलेशन देखेंगे तो अगर एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा भी बढ़ेगा, दूसरे को घटाएंगे तो पहला भी घटेगा। डेट मीन्स ये जो रिलेशन होगा ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, कि अगर I को बढ़ाएंगे तो R का वैल्यू पर इफेक्ट पड़ेगा। R यहाँ क्या है, कांस्टेंट है मटेरियल का। अगर एक बार अब कोई मटेरियल में यहाँ पर यूज हुआ है तो उसका कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट का नाम है रेजिस्टेंस। ठीक है, ये नया टर्म आपके लिए आया, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है इसको हम लोग डिफाइन करने वाले हैं आगे चलकर, फिलहाल इसको समझें। और ये जो आपका वैल्यू है, डेट मीन्स रिलेशन हमारा क्या है, V इक्वल टू I R, है ना, इसी को बोलते हैं ओम्स फॉर्मूला। ठीक है ना, अब ओम्स सजेस्ट क्या करता है, ये कब वैलिड है, इन चीज को वैलिडेशन को समझना होगा। ओम्स कहता क्या है, ये सारा जो आप ताम झाम देख रहे हैं, जिसको आप कैलकुलेशन कहें या आप प्रैक्टिकल जो भी है या एनालिसिस देख रहे हैं आप, ये सारा रैंडमली नहीं प्रपोज होगा। ये कब होगा, एक फिजिकल कंडीशन को स्टेबल रखकर। ठीक है ना, डेट मीन्स ओम्स लॉ यही चीज को सजेस्ट किया कि सारा जो ऑपरेशन परफॉर्म आपको करना होगा, अगर इन चीजों को लाना होगा तो एक फिजिकल स्टेबिलिटी देना होगा, फिजिकल कंडीशन को स्टेबल करना होगा। डेट मीन्स स्टेबल फिजिकल कंडीशन का हमको यहां से सेंस क्या है, टेम्परेचर एंड प्रेशर को कांस्टेंट करना होगा, कांस्टेंट। डेट मीन्स अगर हम बात करें, है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड
प्रेशर, है ना, वोल्टेज इज डायरेक्टली, या करंट इज डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, और करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना, करंट और वोल्टेज रेस्पेक्टिवली, ठीक है सर। यहाँ पर तो अगर देखते हैं कि करंट और वोल्टेज दोनों के सेंस में लिखे हुए हैं। हाँ, तो दोनों के लिए अगर बात करें, अगर वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, या आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये दोनों वैलिड है, बट दोनों अलग अलग कंडीशन के लिए वैलिड है। दोनों कंडीशन को हम लोग पीछे डिफाइन किया, ठीक है ना। तो यहाँ से हमको क्या मिला, V इजकल टू आई आर, ठीक है ना, V इजकल टू आई आर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब बात करेंगे हम इस R पर, ठीक है। अब बात करेंगे किस पर, R पर बात करेंगे, ठीक है। या इसका पहले एक रिलेशन देख लेते हैं, V और I में कैसा रिलेशन है। तो इन चीज को एक ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं, उस ग्राफ से भी कुछ सवाल आते हैं, तो उस ग्राफ को देखते हैं। सपोज मान लीजिए कि आपका एक करंट का ग्राफ लेते हैं, एक वोल्टेज का ग्राफ लेते हैं, ठीक है ना। एक इस पर वोल्टेज एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं और इस पर करंट को रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों के पास लीनियर रिलेशंस है, डेट मीन्स सपोज 1 वोल्ट देने पर 1 एम्पियर, 1 2 3 4 ऐसा अगर मान लिए 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट, है ना। 1 वोल्ट देने पर 1 एम्पियर, 2 वोल्ट देने पर 2 एम्पियर, 3 वोल्ट देने पर 3 एम्पियर का फ्लो। अब कैसे हो रहा है, इन चीज़ को सर्किट से हम समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है ना। सपोज जैसे सपोज मान लीजिए कि आपके पास ये बैटरी है भी 2 वोल्ट का और यहाँ 2 ओम है, तो इसमें फ्लो होने वाला जो क्या होगा, करंट होगा, आई का वैल्यू क्या होगा, आई इक्वल टू बोले 1 एम्पियर। क्यों, क्योंकि V इक्वल टू आई आर, तो यहाँ से हम लोग I का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं ना, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी सेंस में अगर हम बात करें कि 1 वोल्ट देने पर 1 एम्पियर है, 2 देने पर 2 एम्पियर है, ये जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। क्यों, क्योंकि ये वोल्ट आपको चेंज होगा। अगर इस सर्किट से अगर बिहार पर बात करेंगे, सपोज अगर 2 बात करेंगे, अगर 2 के जगह पर हम 4 वोल्ट दे दें, तो करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए करंट का वैल्यू 4/2 यानी 2 एम्पियर, ठीक है ना। तो ये 2 एम्पियर पर, बट हम एक अपना केस मान लिए और इस केस को समझ रहे हैं, ठीक है। तो इस केस को अगर समझने की कोशिश करें तो हमको क्या देखने के लिए मिलता है, इसमें एक लीनियर रिलेशंस इस प्रकार से देखने को मिलेगा। अगर आप ये चाहें कि सर आप इसके सर्किट के अकॉर्डिंग ही अगर बनाने का कोशिश करें तो वो भी बन जाएगा, ठीक है ना, वो भी बन जाएगा। चलिए इस सर्किट के अकॉर्डिंग हम अगर बात कर लेते हैं तो दूसरा कलर हम चेंज करते हैं बाबू। चलिए अगर 2 वोल्ट दिए हैं तो हमारा एम्पियर कितना आया है, 1 एम्पियर आया। 2 वोल्ट देने पर 1 एम्पियर आ रहा है, यही है हमारा 1 एम्पियर का। चलिए अगर 4 वोल्ट दिए तो कितना एम्पियर आया, 4 एम्पियर आया। ये 4 एम्पियर 4 वोल्ट देने पर आया। तो इसके बीच का ये जो रिलेशन क्या चल रहा है, ये कैसा रिलेशन देगा हमारा, ये भी एक, अरे यार कुछ ये भी एक ऐसा रिलेशन देगा, लीनियर रिलेशन, ठीक है ना। मेरा तो लीनियर नहीं है बट ये लीनियर देगा, है ना। ये लीनियर ग्राफ है, लीनियर ग्राफ, ठीक है ना। तो ओम्स लॉ
ओम्स लॉ जब फॉलो करेगा तो V और I के बीच कैसा कैसा ग्राफ बनेगा, V और I के बीच लीनियर ग्राफ। जब भी अगर V और I के बीच VI कर्व, इसको क्या बोलते हैं, VI कर्व, अगर VI कर्व लीनियर बन रहा है डेट मीन्स ओम्स लॉ को वो फॉलो कर रहा है, अदरवाइज ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। तो जो भी मटेरियल, जो भी कंपोनेंट अगर ओम्स लॉ को फॉलो करेगा वो कंपोनेंट ओमिक कंपोनेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ओमिक कंपोनेंट। ओके, अब हम लोग देखते हैं रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस, देखिए बच्चे, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है बेसिकली। क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, है ना, विच कैन अपोज है ना करंट पासिंग थ्रू देम। ठीक है ना, और ये क्या है, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज है किसी भी मटेरियल का, जो क्या करता है, उससे होकर करंट को पास करने से रोकता है। ठीक है ना, तो जो मटेरियल का यूज हम लोग इस प्रॉपर्टीज के लिए करते हैं उसको बोला जाता है रेजिस्टर, दैट इज ए रजिस्टर। ये क्या है, रेजिस्टर, है ना, ये क्या है, कंपोनेंट है, रजिस्टर कंपोनेंट है। और रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी। रेजिस्टेंस रजिस्टर का प्रॉपर्टी होता है। क्या प्रॉपर्टी होता है, करंट का अपोज करना। करंट का कैसा, कौन सा प्रॉपर्टी में अपोज करना, फ्लो होने के अपोज करना। ठीक है ना, आगे पढ़ेंगे चेंजिंग वगैरह का भी अपोज करता है, लेकिन वो अलग चीज है, वो रजिस्टर नहीं है। ठीक है ना, ये रजिस्टर आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम अगर रजिस्टर के विषय में बात करेंगे तो हम ओम्स लॉ से अगर चले, आर इजकल टू वी अपॉन आई, आर इजकल टू वी अपॉन आई। ये वोल्टेज का अगर हम बात करें कि V का वोल्ट होता है और I का एम्पियर होता है, वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। इसको जनरली हम लोग ओम से डिनोट करते हैं, ओम से। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, ओम्स बाबा के सम्मान में ओम। ठीक है, तो SI यूनिट क्या है रेजिस्टेंस का, ओम। अगर कोई बात करे कि ये तो अपोज कर रहा है ना, अपोज कर रहा है, अगर इसका उल्टा अगर बात करें तब क्या होगा, सपोज V बराबर आई आर से अगर आप चल रहे हो और R बराबर कह दिए V अपॉन आई, तो इसको बोल दिए ओम। लेकिन अगर कोई ऐसे कर दे कि चलिए 1 अपॉन आर बराबर आई अपॉन V, तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोल देंगे एस, मो। क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे मो। महो नहीं पढ़ना है, इसको बोलना है मो। ठीक है ना, और ये 1 अपॉन जो आर लिखा हुआ है इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस नहीं, इसको क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं। ये क्या है, ये बताता है करंट को पास करने के एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो ठीक है, आगे चलते हैं। और ठीक है ना, इसके अगर आगे चलते हैं तो अब रेजिस्टेंस में अगर हम बात करें, रेजिस्टेंस के किन किन चीज़ों पर, फैक्टर पर काम करता है, तो इफेक्टिव फैक्टर क्या है, अफेक्टिव फैक्टर, नॉट अफेक्टिव, अफेक्टेड फैक्टर, अफेक्टेड फैक्टर, अफेक्टेड फैक्टर ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है ना,
तो देखिए अगर मान लेते हैं कि ये कोई अगर आपका मटेरियल है, ठीक है ना, तो इस मटेरियल का लेंथ जितना लंबा करिएगा, जितना ज़्यादा बढ़ाइएगा, है ना, इसका लेंथ जितना ज़्यादा बढ़ाइएगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू लेंथ पर बढ़ते जाएगा, जितना ज़्यादा बढ़ाइएगा उसके अकॉर्डिंग बढ़ेगा। अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर सपोज मान लेते हैं ये है, तो रेजिस्टेंस इसके क्रॉस सेक्शन एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर एरिया ज़्यादा मोटा रहेगा, ज़्यादा बड़ा रहेगा, तो रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है ना। अब एक चीज़ यहाँ लिखा हुआ रो क्या है, इस मटेरियल कांस्टेंट, उस मटेरियल का अपना फिक्स वैल्यू है, एबिलिटी है रेजिस्टेंस रेजिस्ट करने का, ठीक है। तो इन दोनों को अगर हम कैलकुलेट करने का कोशिश करें, है ना, तो R से हमको क्या मिलेगा, R, इन दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 एंड 2 को मर्ज करते हैं तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन क्या हो जाएगा, A, ठीक है। इस प्रोपोर्शनलिटी को अगर हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आएगा रो L/A, और ये जो रो है इस रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी, और ये जनरली डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मटेरियल ओनली, ये मटेरियल पर डिपेंड करता है। अगर मटेरियल चेंज तो रेजिस्टिविटी चेंज, और रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, इन फैक्टर पर। यानी हम देखें रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन डायमेंशन ऑफ मटेरियल और कंपोनेंट, ठीक है। ये फैक्टर को देखें, है ना, तो इससे हम रेजिस्टेंस का वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं इसको थोड़ा सा कंडक्टेंस का। कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी। अब एक कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस तो हो चुका है ना, कंडक्टिविटी की बात करते हैं। इसका यूनिट पहले हम बात करते हैं रेजिस्टिविटी का, कभी कभी हमको पूछता है तो इन चीज़ों को देखें। चलिए देखते हैं, R इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A। रो को अगर ले तो R इंटू A अपॉन L, ठीक है ना। डेट मीन्स यहाँ क्या हुआ, इस रेजिस्टेंस का यूनिट ओम और ये क्या हो गया, मीटर, ओम मीटर, ठीक है ना। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट जो है, यूनिट क्या है, ओम मीटर, है ना। अगर हम इसको उलटने का कोशिश करें तब देखते हैं क्या होता है। जैसे रो इक्वल टू R इंटू A अपॉन L है बच्चे, तो अगर इसको चेंज करें दोनों तरफ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन R इंटू A अपॉन L अपॉन A, है ना। 1 अपॉन R को जनरली हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से, और ये है कंडक्टिविटी, यहाँ क्या हो गया 1 अपॉन R इंटू 1 अपॉन, अगर इसका यूनिट पर चेंज करेंगे तो मीटर, है ना। डेट मीन्स अगर बात करें ओ मो पर मीटर, कंडक्टिविटी का हमारा यूनिट क्या हो गया, मो पर मीटर। तो कंडक्टिविटी का यूनिट है मो पर मीटर, ठीक है, मो पर मीटर, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो बेसिकली दो प्रकार से कॉम्बिनेशन होते हैं, दोनों को हम साथ साथ ही आपको दिखा रहे हैं, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन है क्या, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारा के रेजिस्टेंस दिया हुआ है, उसमें आपको सेलेक्टेड वैल्यू का एक रेजिस्टेंस नहीं है,
बट उस वैल्यू से हमको निकालने के लिए बोले क्या है, तो हम उससे निकाल सकते हैं कम या ज़्यादा करना है ना। डेट मीन्स अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर और कुछ नहीं है, अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर अकॉर्डिंग टू आवर ऑन पर्पस ऑन डिजायर, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं दो प्रकार के हमारा रजिस्टर है, रजिस्टर का कॉम्बिनेशन है। पहला कॉम्बिनेशन को बोलते हैं सीरीज, सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए अब ध्यान से थोड़ा सा फोकस हम चाहते हैं, टेंशन यहाँ पर। सपोज मान लीजिए कि ये एक रजिस्टर है, ठीक। अगर ऐसा ही रजिस्टर कोई, सपोज ये R1 रजिस्टर है, अगर R2 रजिस्टर, R2 रजिस्टर एक और है, मान लेते हैं इसका, इस R1 का रजिस्टर का एक टर्मिनल 1 है, इस टर्मिनल 2 है, नाम दे दिए इसका 1 और इसका 2, कोई दिक्कत नहीं। अगर R2 R1 से कनेक्ट हो जाए और इसी फैशन में कनेक्ट होते चले जाए, ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो कॉम्बिनेशन फॉर्म होगा उस कॉम्बिनेशन को बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन बोलेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे सपोज मान लीजिए एक रजिस्टर ये लगा, अगेन दूसरे रजिस्टर से कनेक्ट हो गया, अगेन अनदर रजिस्टर, अगेन अनदर डॉट डॉट, ठीक है। तो इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसमें क्या होगा सर? सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कुछ ध्यान देने योग्य बातें समझिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। करंट जो होगा ना, करंट पूरे सर्किट में सेम होगा, करंट सेम होगा, बट वोल्टेज हर इंस्टेंट पर क्या होगा? डिवाइड होगा। ये दो बातों को अगर आप समझ जाएंगे, वोल्टेज डिवाइड होगा, ठीक है ना। ओके, चलिए इसमें आप समझते हैं, इसमें समझे, इसमें क्या है भैया? देखें पैरेलल कॉम्बिनेशन में सपोज मान लीजिए ये एक आपका रजिस्टर है R1, दूसरा रजिस्टर R2। आपके नोटेशन के लिए अगर इस पॉइंट को 1 कंसीडर करें, इससे 2, इसको 2, अगेन इसको 1 और इसको 2, और इन दोनों को आपस में ही कनेक्ट कर दें। क्या कर दिए? कनेक्ट कर दिए, और उसके बाद एक टर्मिनल अलग निकाल दिए। डेट मीन्स क्या है? जो भी रजिस्टर है डायरेक्टली अगर उसको दोनों टर्मिनल को एक साथ कनेक्ट कर देंगे और इसी फैशन में हम बढ़ते गए तो जो फॉर्मेशन होगा कॉम्बिनेशन का, उसको हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये जो फैशन है ये है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, R1 R2 R3 R4, ठीक है ना। तो इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें होंगे। क्या इंपॉर्टेंट बातें इसमें भी समझिए। तो देखिए अगर यहाँ से करंट अगर आ रहे हैं तो करंट के लिए अलग अलग हमको ब्रांच मिलेंगे। डेट मीन्स यहाँ पर करंट क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, बट यहाँ पर वोल्टेज डिवाइड नहीं होगा, नोट डिवाइड या सेम रखे हैं, वोल्टेज नोट डिवाइड, ठीक है ना। साथ में एक और चीज को समझने वाली बात है यहाँ पर, क्या है भाई? अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में हम अगर सर्किट को जोड़ते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा ना, R इक्विवेलेंट इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? इंक्रीज करेगा।
लेकिन अगर इस कंडीशन में पैरेलल में हम अगर जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो इक्विवेलेंट डिक्रीज करेगा। अब ये क्या डिक्रीज करेगा, क्या इंक्रीज करेगा, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में समझने का कोशिश करते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते कैसे हैं। तो सेपरेट एक सीरीज का और एक पैरेलल का हम लोग लेके बनाते हैं। सपोज सीरीज कॉम्बिनेशन की अगर बात करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन, चलिए मान लेते हैं बहुत सारा रजिस्टर इसमें जुड़ा हुआ है, R1, R2 और यहां पर Rn ले लिए। एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए V और इसमें करंट फ्लो करवा दिए I। ठीक है, ध्यान से देखिए भाई, ये अलग अलग जब ब्रांच है, अलग अलग क्या है रजिस्टर लगा हुआ है, तो इसके बीच वोल्टेज अलग अलग ड्रॉप होगा। V1 इसके अक्रॉस ड्रॉप कर लिए, इसके अक्रॉस V2 ड्रॉप कर लिए, ठीक है ना, और उसी तरह से रेस्पेक्टिवली Vn ड्रॉप कर लिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम यहाँ पर अगर बात करें कि टोटल वोल्टेज कितना होगा, तो ध्यान से देखिए ये ही टोटल वोल्टेज ना इस पूरा सर्किट में यूज हो रहा है। दैट मीन्स अगर इन सारे वोल्टेज का अगर सम करें तो कितना आएगा, V के बराबर होगा। तो V1 प्लस V2 प्लस Vn आएगा। ठीक है ना। अब ओम्स लॉ को अगर यूज करेंगे तो V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, यही है ना, इसका यूज करेंगे हम लोग। चलिए अगर मान लीजिए कि इस सारा सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको हम R इक्विवेलेंट मान लेते हैं, तो जो करंट फ्लो हो रहा है इसमें तो I ही हो रहा है और R इक्विवेलेंट हो गया इसके रेस्पेक्ट में। अगर इसको हम डिनोट कर रहे हैं इसको से, तो R इक्विवेलेंट बराबर, चलिए इस V1 के अगर बात करें, V1 के लिए तो करंट कितना है, I है, इसके क्रॉस का रेजिस्टेंस कितना है, R1। बताइए V1 को डिनोट कर दिए ना हम, V1 को डिनोट कर दिए, V2 को डिनोट करना है तो यहाँ पर प्लस V2। बताइए करंट कितना इसमें इंटर कर रहा है, I, इसके क्रॉस का रेजिस्टेंस कितना है, R2 प्लस डॉट 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 प्लस, यहाँ तक अगर बात करें यहाँ भी करंट कितना आएगा, जो I यहाँ आएगा वही सेम I यहाँ भी पहुंचेगा। तो कितना यहाँ पर I और यहाँ पर रेजिस्टेंस है Rn। तो इन सबको देखने के बाद हमें क्या मिला कि आई आर इक्विवेलेंट बराबर, इन सब में एक चीज कॉमन है, एक फैक्टर कॉमन क्या है हमारा, आई 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 आई। तो आई कॉमन बाहर निकाल लिए, R1 प्लस R2 प्लस कहाँ तक, Rn तक चले जाएंगे। अब I से I कैंसिल आउट क्योंकि इक्वल है, इसलिए हमारा क्या हो गया, R इक्विवेलेंट निकालने के लिए R1 प्लस R2 प्लस जहां तक जाना है Rn तक हम चले गए। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक चीज अगर मान लीजिए कि मान लें कि R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू, ठीक है ना, R3 इक्वल टू डॉट 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 Rn तक अगर है, डेट मीन्स कितने नंबर ऑफ रजिस्टर लगे हुए हैं, n नंबर ऑफ रजिस्टर, और इन सब का वैल्यू R है, इन सब का वैल्यू R है। तो R इक्विवेलेंट अगर हमको निकालना हो तो इन सब के जगह हमको तो क्या लिखना पड़ेगा, R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 प्लस Rn तक, ठीक है ना, लेकिन इन सब का वैल्यू कितना है, R ही है। तो इन सब के बदले हम क्या लिख सकते हैं, R प्लस R प्लस प्लस R, कितने बार, n टाइम्स, कितने बार, n टाइम्स। इसलिए R इक्विवेलेंट को अगर हम डायरेक्ट करें तो n इंटू R, ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स से ये लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट अगर सीरीज में n रजिस्टर कनेक्टेड है और प्रत्येक का वैल्यू सेम है तो डायरेक्ट इक्विवेलेंट निकालने के लिए इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज डिवीजन फॉर्मूला। वोल्टेज डिवीजन फॉर्मूला कैसे है, मैं दो रजिस्टर के लिए सिर्फ बात कर रहा हूँ। सपोज मान लीजिए ये एक रजिस्टर है आपका R1 और एक R2 और यहाँ पर है वोल्टेज अप्लाई है V। इसके अक्रॉस अगर बात करें कि V1 रजिस्टर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है V2, ठीक है।
हमें डायरेक्ट निकालना है V1 बराबर वाट और V2 बराबर वाट। क्या करना पड़ेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इसमें फ्लो होने वाला करंट को निकालना पड़ेगा I। उससे पहले यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो चलिए R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो R1 प्लस R2 इज राइट। ओके, I अगर निकाले भैया तो V अपॉन R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। डेट मीन्स V अपॉन R1 प्लस R2। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए V1 के लिए अगर निकाले V1 बराबर I इंटू R1, I इंटू R1, यही है ना। V1 निकालने के लिए ये करंट इसमें जाएगा, इसमें इंटर करेगा, तो I और R1 का प्रोडक्ट। तो I का वैल्यू कितना है? I का वैल्यू हमारा है V अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R1। इसको अच्छे से अगर हम लिखें कि V1 बराबर, तो देखिए V को बाहर आप कर दीजिए, इस रजिस्टर को एक साथ लिख दीजिए R1 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है ना, ये R1 के लिए है, इस V1 के लिए है। इसी प्रकार से अगर आप V2 के लिखे तो क्या लिखेगा? देखिए यहाँ पर टोटल वोल्टेज लिखा हुआ है इंटू क्या लिखा हुआ है, जिसमें निकालना है उस रजिस्टर का वैल्यू लिखा हुआ है, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला को बोलते हैं वोल्टेज डिवीजन फॉर्मूला। वोल्टेज डिवीजन फॉर्मूला, दैट्स फॉर्मूला इज नोन एज वोल्टेज डिवीजन फॉर्मूला। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, सीरीज में अगर रजिस्टर कनेक्टेड है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए देख लिए, डायरेक्ट वोल्टेज निकालने के लिए तो वोल्टेज डिवीजन फॉर्मूला से। अब बचा पैरेलल। चलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन को भी खत्म करते हैं। कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या क्या होता है? सपोज मान लीजिए एक रजिस्टर है R1, दूसरा रजिस्टर है R2, इसी तरह से तीसरा रजिस्टर इसमें लगा हुआ है Rn। ठीक है, यहां से मैं कनेक्ट किया इसे एक बैटरी के साथ, वोल्टेज। ठीक है ना, करंट I। यहां पर आप ध्यान से देखिए वोल्टेज जो कनेक्टेड है प्रत्येक ब्रांच में, R1 के लिए हो, R2 के लिए हो या Rn के लिए हो, जो वोल्टेज मिलेगा सबका क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। इसीलिए पैरेलल में जब हम बताया तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है, बट करंट क्या होगा? बटेगा। यहाँ पर I1 जाएगा, यहाँ पर क्या जाएगा? I2 जाएगा, और यहाँ पर क्या जाएगा? यहाँ पर In जाएगा। ठीक है ना। डेट मीन्स अगर हम बात करें टोटल करंट अगर कैलकुलेट करें I इक्वल टू, तो क्या होगा? I1 प्लस I2 प्लस In। ठीक है ना। अब हम ओम्स लॉ को फिर से रिकॉल करते हैं, भूलना नहीं है ओम्स लॉ को। V इक्वल टू IR, सो दैट I इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया? V अपॉन R, V अपॉन R। तो चले इस I को हम यहाँ लिखना चालू करते हैं। कौन सा I है? ये I है ना, ये I है। तो चले I बराबर क्या लिखेगा? पूरा V जो V अप्लाई वोल्टेज अप्लाई है, अपॉन ये R लिखा हुआ। R का मतलब हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखना है ना, तो R इक्विवेलेंट दे दिया। चलिए I1 के बात करते हैं। I1, चलिए इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना? तो यही सप्लाई वोल्टेज जो है सो, तो V अपॉन इसके अक्रॉस रजिस्टर कितना? R1 प्लस, चले I2 के बात करें, I2 सप्लाई वोल्टेज V, इसके अक्रॉस वोल्टेज रजिस्टर कितना? R2 प्लस डॉट प्लस V अपॉन कितना हो गया? Rn। एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि V हमारा जो है ना कॉमन फैक्टर दिख रहा है, तो इसको बाहर निकाल लिए। 1 अपॉन यहाँ R1 बचा, और प्लस 1 अपॉन R2 बचा, प्लस 1 अपॉन Rn बचा। कोई प्रॉब्लम है नहीं, कैंसिल आउट। डेट मीन्स R इक्विवेलेंट अगर हमको निकालना हो तो 1 अपॉन R1
प्लस 1/R2 प्लस डॉटेड डॉटेड कहाँ तक चले जाना है, n तक चले जाना है, और इसको सोल्व करके उलट देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, R इक्विवेलेंट मिलेगा। चलिए एक टू रजिस्टर पर हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। सपोज एक आपका R1 रजिस्टर ये है और दूसरा है ये R2 रजिस्टर, ये R2 रजिस्टर, दोनों कनेक्टेड है एक सप्लाई वोल्टेज V से। इसमें I1 करंट फ्लो करेगा, इसमें I2 करंट फ्लो कर रहा है, इसमें I करंट फ्लो कर रहा है। तो चले हमको बोला कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। अभी हम फॉर्मूला क्या देखे कि 1/R इक्विवेलेंट बराबर जितना जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है उसका क्या करना है, ऐसा करना है। तो इससे अब जब सोल्व करिएगा तो क्या मिलेगा, 1/R1 बराबर R1 इंटू R2 बटा R2 प्लस R1, सो दैट ये R इक्विवेलेंट है, सो दैट R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। ये डायरेक्ट याद रखिएगा टू रजिस्टर के लिए, अगर टू रजिस्टर अगर पैरेलल में है तो डायरेक्ट ऐसे ही बनाएंगे। तो अब देखते हैं इसमें हमको करंट डिवीजन फार्मूला लगाना है। तो करंट डिवीजन फार्मूला कैसे लगाएंगे, करंट डिवीजन फार्मूला में डायरेक्ट हमको I1 इजकल टू वाट और I2 इजकल टू वाट ये देखना है। तो ध्यान से देखें, हम अगर पीछे के क्लास में देख रहे हैं तो पीछे वाला सेक्शन में देख रहे हैं तो V1 इजकल टू इस सेंस में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, उसी सेंस में हम बात करेंगे। अगर I1 निकालना है तो टोटल करंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से, टोटल करंट लिखेंगे। इसका निकालना है ना, I1 निकालना है ना, I1 निकालना है तो टोटल करंट I इनटू इसके ऑपोजिट का, इस ब्रांच में निकालना है तो इसका ऑपोजिट का रेजिस्टेंस लिख दे R2/R1 प्लस R2, ठीक है। उसी तरह से सेम एज इट इज, अगर देखिए I1 निकालना था यहाँ R2 लिखे थे तो यहाँ पर I लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, R1 लिखेंगे अपॉन R1 प्लस R2 लिखेंगे। और ये जो फॉर्मूला है इसको बोलते हैं करेंट डिवीजन फॉर्मूला, डिवीजन फॉर्मूला। ओके बच्चे, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।